हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने रिटर्न टू स्केल पे डिटेल डिस्कशन किया था और अब आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि हमने प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि टीपी, एमपी और एपी का क्या रिलेशन है। अब हमें कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का क्या रिलेशन है। ठीक है, और फिर आप देखो तो इन दोनों को मर्ज करके हमारा बनता है टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। बेसिकली तीन ही टर्म है ना, एक तो रेवेन्यू है, एक कॉस्ट है, और फिर ये जो है किसको डिनोट करता है, प्रोडक्शन को। तो हमने टीपी, एपी, एमपी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया प्रोडक्शन से रिलेटेड। कॉस्टिंग से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं जैसे टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, उस पे आज डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हमारा लास्ट पॉइंट होगा टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि बेसिकली रिलेटेड है मार्केट से। मार्केट में तो वैसे में और बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, लाइक मार्केट क्या अर्न करता है इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज सिर्फ हम लोग को ये देखना है कि अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिलेशनशिप किस तरीके से एग्जिस्ट करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो, अगर हम कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो अगेन बेटा यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो ऑपरेट होता है इन शॉर्ट रन और एक होगा लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन, लॉन्ग रन क्या होता है ये तो हमने देखो बहुत अच्छे से क्लियर किया है। शॉर्ट रन मतलब होता है एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे एटलीस्ट ए फैक्टर फिक्स्ड होंगे और बाकी वेरिएबल होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर लॉन्ग रन की बात करें तो यहाँ सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। ठीक, अब देखो शॉर्ट रन में हमें तीन चीजें देखनी है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। और लॉन्ग रन में तो हमने बताया कि ये सब कॉन्सेप्ट बेसिकली एग्जिस्ट करता है, बट लॉन्ग रन में ना, जैसे हमने प्रोडक्शन में बताया था कि रिटर्न टू स्केल एप्लीकेबल होता है, यहाँ कॉस्ट के केस में लॉन्ग रन में हम सारी चीजें देखेंगे, चाहे वो टोटल कॉस्ट हो, एवरेज कॉस्ट हो, मार्जिनल कॉस्ट हो। बस क्या होता है ना कि उसके नाम के आगे, जैसे एवरेज कॉस्ट है तो उसके नाम के आगे एल लग जाता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक, बट इसमें बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन हमें नहीं करना है, हमें डिटेल डिस्कशन करना है शॉर्ट रन पे। इसमें हम यहाँ फर्दर क्लासिफाई कर दें कि कॉस्ट में होता क्या है ना, कि टोटल कॉस्ट फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू टू पार्ट्स। पहला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि हम जब भी कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट में देखो दो चीजें आती हैं, एक तो आपका वो खर्चा जो फिक्स्ड है और एक वो खर्चा जो वेरिएबल है। जैसे लेट्स से हमने कहीं कोचिंग रेंट पे ली है, ठीक है, तो हमें हर महीने का जो रेंट है, लेट्स से 25,000 है, तो ये तो हमें पे करना पड़ेगा ना। चाहे एक भी स्टूडेंट ना आए तो भी तो हमें कोचिंग का रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये रेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड, जैसे प्रिंटिंग का खर्चा है, जेरोक्स का खर्चा है, ये हमारा तभी बनेगा जब स्टूडेंट्स होंगे, है ना। तो ये किस तरह का खर्चा है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ बढ़ता जाएगा। क्लियर, हम फिर से बता रहे हैं कि अगर हम कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो दो तरह का कॉस्ट होता है, एक फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो होता है जो कि आपका आउटपुट पे बेस्ड नहीं होता। आप 0 आउटपुट बनाओ या 100 आउटपुट बनाओ, आपका फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगा। ये तो नहीं ना बोलेगा कि ठीक है अगर आपके कोचिंग में एडमिशन नहीं हुआ तो आप रेंट मत देना, ऐसा तो कहीं होता नहीं है। भाई आपको तो ये फिक्स रेंट देना ही देना है ना। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं प्रिंटिंग की, जेरोक्स की, तो ये खर्चे हमारे तब अराइज होंगे जब स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। तो ये किस बेसिस पे चलता है, आउटपुट के बेसिस पे चलता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आउटपुट, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे ये खर्चा भी बढ़ता जाता है। क्लियर, तो हम यहाँ पे जब शॉर्ट रन में बात करेंगे टोटल कॉस्ट की, तो उसका फर्दर बाइफर्केशन होगा इनटू टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वैसे ही एवरेज कॉस्ट की बात करें तो ये हो जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में ऐसा कोई भी बाइफर्केशन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये एडिशनल कॉस्ट है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ होगा मार्जिनल कॉस्ट। अब सबसे पहला हमें देखना है कि टीसी, टीएफसी, टीवीसी ये किस तरह से काम करता है इन शॉर्ट रन, किस तरह से इसके ग्राफ को हम ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, और क्या इसका फॉर्मूला है। वैसे ही फिर हम लोग एवरेज कॉस्ट में देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट में ये जो फर्दर बाइफर्केशन है इनटू एएफसी एंड एवीसी, किस तरह से इसका कर्व बनता है,
क्या कर्व का शेप होगा, किस तरीके से कर्व काम करेगा और क्या इसका फॉर्मूला है। एंड मार्जिनल कॉस्ट के लिए भी हम फॉर्मूला देखेंगे और साथ ही साथ उसके कर्व का शेप देखेंगे, क्योंकि ना कॉस्ट में बेसिकली एग्जाम में यही चीजें पूछता है कि मार्जिनल कॉस्ट किस शेप का होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस शेप का होता है। एंड ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे यही डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ ना टोटल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट के साथ क्या रिलेशन है ये नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि टोटल कॉस्ट में फर्दर बाइफर्केशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसकी ग्राफ से रिलेटेड चीजें पूछता है। तो पहले हम लोग टोटल कॉस्ट को कवर करेंगे, फिर एवरेज कॉस्ट को, फिर मार्जिनल कॉस्ट को। जैसे हमारा ये पोर्शन कवर हो जाएगा फिर हम चलेंगे लॉन्ग रन पे। तो देखो सबसे पहला टॉपिक हमारा हो गया टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में देखो हमने पहले ही बता दिया कि अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें बेटा तो हमारा टोटल कॉस्ट कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जहां हमारे पास ना न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है। तो टीसी इज इक्वल टू हो जाएगा टीवीसी प्लस टीएफसी। अब सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट समझो। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगी, क्या वो चेंज होगी? नहीं। अभी हमने आप लोगों को एग्जांपल दिया ना कि लेट से मेरा जो रेंट हमें पे करना है वो है 25,000 का, तो क्या इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज हो सकता है? नहीं। तो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहेगा। फिर भले ही आप आउटपुट बना रहे हो या ना बना रहे हो। अगर आपका आउटपुट 0 है तो भी ये 25,000 रहेगा, अगर आउटपुट 100 है तो भी ये रेंट 25,000 रहेगा। ठीक, तो हम इसका यहाँ पे ग्राफ आपको बताएंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखो जब भी हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट बनेगा, क्योंकि ये 0 आउटपुट होता है तो यहां से तो नहीं बनेगा, ये बनेगा कुछ ऐसा। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये तो फिक्स 25,000 है। आप भले 0 आउटपुट बनाओ या 100 आउटपुट बनाओ या 200 आउटपुट बनाओ, क्या आपका टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज होगा? नहीं होगा। क्लियर ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट सिंपल है, जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज करेगा हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा। अभी हमने बताया ना कि जैसे मान लो हमारा जेरोक्स का खर्चा है, बुक प्रिंटिंग का खर्चा है, तो ये तभी अराइज होगा जब हमारे कोचिंग में एडमिशंस होंगे, है ना। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे ये खर्चा भी बढ़ेगा। तो अगर हमारा आउटपुट 0 है तो टीवीसी क्या होगा? 0 होगा ना। अगर एक भी आप स्टूडेंट का एडमिशन नहीं करा पाते पूरे महीने में तो क्या आपका वेरिएबल कॉस्ट अराइज होगा? नहीं होगा। क्लियर। तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा किसके साथ इंक्रीज होता है? विद आउटपुट। तो देख लेते हैं, अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो नो डाउट वो 0 से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि अगर आपका आउटपुट 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगा और जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। और वेरिएबल कॉस्ट में ना और अच्छा एग्जांपल लो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रॉ मटेरियल हो गया। भाई रॉ मटेरियल तो आप तभी लगाओगे ना जब आप प्रोडक्शन करोगे, जब प्रोडक्शन करें नहीं तो रॉ मटेरियल की जरूरत क्या है? ये देखो ये हमारा बन गया टीवीसी। ठीक। अब एक बात समझो कि टोटल कॉस्ट बेसिकली किसकी हेल्प से बनता है? विद द हेल्प ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। तो हम ये कह रहे हैं कि 0 आउटपुट पे टीएफसी टीवीसी 0 होगा, बट टीएफसी अभी भी क्या है? 25,000 है। मतलब हमारा जो टोटल कॉस्ट है क्या वो कभी 0 हो सकता है? नहीं। अगर हम 0 आउटपुट की बात करें, हम किसकी बात करें यहां देखो, अगर हम 0 लेवल ऑफ आउटपुट की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट में मेरा टीएफसी है 25,000, टीवीसी भले ही 0 है तो भी तो टोटल कॉस्ट इन दोनों को मिला के 25,000 होगा। मतलब हमारा टोटल कॉस्ट कभी भी 0, अगर आउटपुट 0 है तो क्या वो 0 से स्टार्ट होगा? नहीं। मतलब वो कभी इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगा, वो जब भी स्टार्ट होगा तो इस पॉइंट से होगा। मतलब जहां पे आपका टीएफसी शुरू हो रहा है उसी पर्टिकुलर पॉइंट से आपका टोटल कॉस्ट भी स्टार्ट होगा। रीजन बीइंग टोटल कॉस्ट किसी भी सिचुएशन में 0 नहीं हो सकता। जितना टीएफसी है एटलीस्ट उतना तो टोटल कॉस्ट होगा ही होगा। क्लियर। और अगर हम टोटल कॉस्ट की भी बात करें तो नो डाउट टोटल कॉस्ट भी क्या होगा? आउटपुट इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होगा।
ये तो हमने एकदम बेसिक चीज बताई, होपफुली ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे ये चीज बताएंगे कि कब हमारा टीवीसी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, एंड सो ऑन। तो पहले ये पॉइंट हमें क्लियर करना था कि अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो ये समेशन होता है किसका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट का। तो यहां तक तो होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले देखो, अगर हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो क्या टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज होगा? नहीं, ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होगा। क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमेशा हर सिचुएशन में 25,000 ही रहेगा। क्लियर? तो इसमें तो हमें नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी। अब हम देखेंगे कि टीवीसी एंड टीसी किस तरीके से वर्क करते हैं। अब देखो, अगर हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो नो डाउट ये हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द ओरिजिन। ऐसा क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आपकी जीरो आएगी कब? जब आपका आउटपुट का प्रोडक्शन जीरो होगा, है ना। इसीलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो, हमें दिख रहा है कि ये इंक्रीज ही हो रहा है थ्रू आउट, बट स्टार्टिंग में ये इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट और डिमिनिशिंग रेट, और बाद में ये इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, सिंपली हम आप लोगों को बता रहे हैं, जैसा हमने टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट में बताया था, जस्ट उसका रिवर्स यहाँ काम करता है। जैसे प्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है तो आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे थे। फिर धीरे 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 जैसे आप एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर ऐड कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था कि आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा था बट घटती हुई रेट से, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो गया था। यहाँ पे वही चीज रिवर्स में एप्लीकेबल होगी। क्यों? क्योंकि एक कॉस्ट है। तो कॉस्ट के केस में क्या होगा कि स्टार्टिंग में जब आप नॉर्मल आउटपुट का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, जो नॉर्मल ऑप्टिमम आउटपुट है, अगर आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हो तो नो डाउट आपका खर्चा बढ़ेगा, बट घटती हुई रेट से। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन रेट है वो अच्छा है। बट बाद में क्या होगा, धीरे धीरे जैसे आप एक एडिशनल फैक्टर को, एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को ऐड करते जाओगे, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना तो नहीं हो पाएगा ना। हमने बताया भी था कि एक पर्टिकुलर लैंड है, अगर उस पर ज्यादा क्योस हो जाएगा तो जितना आप एक्चुअल में प्रोडक्शन कर सकते हो उतना आप नहीं कर पाओगे। तो उस केस में क्या होगा ना कि आपका कॉस्ट बढ़ेगा बढ़ती हुई रेट से। ठीक है, फिर से मेरी बात सुनो, अगर कॉस्ट है तो ये कभी डिक्रीज तो नहीं होगा। एट एनी कॉस्ट आपकी जो कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट की हम यहाँ बात करें, ये डिक्रीज तो नहीं होगा, ये हमेशा इंक्रीज होगा। बट स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से और बाद में इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इसको हम प्रोडक्शन से कनेक्ट करेंगे। जैसा प्रोडक्शन में था कि आप स्टार्टिंग में प्रोड्यूस करते हो नॉर्मल ऑप्टिमम आउटपुट, तो नॉर्मल ऑप्टिमम आउटपुट जब तक आप नहीं बना लेते तब तक आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगा एट डिमिनिशिंग रेट। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन आप ज्यादा कर रहे हो तो उस केस में आपकी कॉस्ट कम आएगी, बट बाद में जब वही चीज हम एडिशनल फैक्टर ऐड करके जितना प्रोडक्शन कर सकते थे उससे कम ही प्रोडक्शन करेंगे तो नो डाउट उसमें हमारा खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे जो टीवीसी हमने कहा कि फर्स्ट इंक्रीज करेगा एट डिमिनिशिंग रेट और फिर इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट, तो यहाँ पे भी कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एप्लीकेबल है। जब ये इंक्रीज करता है एट डिमिनिशिंग रेट तो ये है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न, और जब ये इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट तो ये है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न। क्लियर? तो होपफुली ये पॉइंट सबको क्लियर होगा कि अगर हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा एट डिमिनिशिंग रेट और फिर बाद में बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक, तो टीएफसी हो गया, टीवीसी हो गया। अब टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट तो उसी तरीके से चलेगा ना जैसे टीवीसी चलता है। क्यों? देख लो, हम एक पॉइंट बताते हैं। लेट से यहाँ पे देखो, ये आउटपुट 0 है, मान लेते हैं कि आउटपुट 1 है, टोटल फिक्स कॉस्ट तो अभी भी 25,000 रहेगा। लेट से हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 10,000, हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 35,000। तो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से टीवीसी चलेगा उसी तरीके से हमारा टोटल कॉस्ट भी चलेगा, बस डिफरेंस किस चीज का होगा? टीएफसी का। अदरवाइज जिस तरीके से टीवीसी रन करेगा उसी तरीके से हमारा टीसी भी रन करेगा। टीसी भी टोटल कॉस्ट भी अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में ये इंक्रीज करेगा एट डिमिनिशिंग रेट एंड बाद में ये इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट।
तो यही पॉइंट हम लोग को एग्जाम के लिए याद रखना है कि अगर हम लोग देखें टीसी, टीवीसी और टीएफसी में क्या रिलेशन है, तो हमने अच्छे से बता दिया कि कैसे ये रिलेटेड है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। टीएफसी किस तरीके से बनता है, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। टीवीसी और टीसी कैसे बनते हैं, ये स्टार्टिंग में इंक्रीज होंगे डिमिनिशिंग रेट से ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न, और बाद में ये इंक्रीज होंगे एट इंक्रीजिंग रेट, और ये होगा ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न। तो यहाँ पे भी हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही अप्लाई किया है, क्योंकि सिंपली चाहे प्रोडक्शन की बात करें चाहे कॉस्ट की बात करें, दोनों ही केसेस में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही एप्लीकेबल होगा। बस क्योंकि ये कॉस्ट है एंड क्योंकि टोटल कॉस्ट हमारा डिक्रीज नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमने डिमिनिशिंग रिटर्न एंड इंक्रीजिंग रिटर्न का यूज किया, ना कि नेगेटिव रिटर्न का। क्योंकि नेगेटिव रिटर्न होता तो सारी चीजें क्या होती, फॉल करती। क्लियर? तो होपफुली ये पॉइंट सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अब हम लोग चलेंगे हमारे एवरेज कॉस्ट की तरफ। अब देखो, अगर एवरेज कॉस्ट की बात करें तो अगेन इसमें हमें दो चीजें देखनी होंगी। पहला तो है हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट और फिर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो, अगर हम लोग एवरेज कॉस्ट की बात करें तो अगेन यहाँ दो कॉन्सेप्ट होगा, एक एवरेज फिक्स कॉस्ट और एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो, अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें तो नो डाउट ये टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी के हेल्प से कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि यहाँ अगेन हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, एवरेज कैलकुलेट करना है। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास होगी टोटल फिक्स कॉस्ट, उसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट से हमारी क्वांटिटी 0 है, तो हमारा टीएफसी कितना था, 25,000 था ना। आउटपुट बढ़ने पे भी ये 25,000 रहेगा, चाहे आप कितना भी आउटपुट बढ़ा लो, ये आपका फिक्स है। अच्छा, यहां अगर हम एएफसी कैलकुलेट करें, फर्स्ट पे देखो डैश है, सेकंड पे 25,000 हो गया, और थर्ड पे ये कितना हो जाएगा, 12,500। आगे जैसे जैसे हमारा आउटपुट का लेवल बढ़ेगा, ये तो डिक्रीज होता जाएगा ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल है, मतलब आपका ये 25,000 ही है, चाहे 0 आउटपुट बनाओ चाहे 100 आउटपुट बनाओ, तो पर आउटपुट अगर कैलकुलेट करेंगे तो नो डाउट ये जो हमारी कॉस्ट है ये क्या होगी, घटेगी। बट क्या ये 0 पे जाएगी? कभी भी नहीं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स है 25,000 से। ठीक है, तो देखो उसका हमने यहाँ कर्व भी बनाया है कि जब भी हम एएफसी की बात करें तो ये हमेशा फॉल ही करेगा। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये कॉस्ट आपकी घटती जाएगी, किस पे, पर यूनिट पे। क्लियर? तो एएफसी तो सबको क्लियर होगा कि एएफसी की अगर हम बात करें तो ये फॉल होता जाएगा जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा। बट क्या ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच करेगा? नहीं। क्या कभी 0 होगा? नहीं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में तीन चीजें आपको देखने मिलेंगी। सबसे पहला, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगा। सबसे पहला, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करेगा। कब तक? कब तक ये डिक्रीज करेगा? तब तक जब तक आप 0 से नॉर्मल आउटपुट की तरफ जा रहे हो। और ऐसा क्यों होता है? अगेन ये होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न। मतलब यहां पे भी हमने कौन सा लॉ एप्लीकेबल किया है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लियर? देन अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये अपने मिनिमम पे जाएगा एंड फिर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि स्टार्टिंग में तो आप नॉर्मल कैपेसिटी बना रहे हो आउटपुट की, बट धीरे धीरे क्या होता है कि आप आउटपुट इंक्रीज करते जाते हो। बट क्योंकि आपने अपने वेरिएबल फैक्टर्स को, जैसे लेबर है, उसको इंक्रीज कर दिया, तो उसकी वजह से जो हमारी कॉस्टिंग है वो भी ज्यादा आएगी एंड जितना हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, ऑप्टिमम प्रोडक्शन, उतना भी नहीं हो पा रहा है। क्लियर? तो बाद में क्या होगा कि जब आप बियॉन्ड द नॉर्मल आउटपुट जाओगे, नॉर्मल कैपेसिटी के बियॉन्ड जाओगे प्रोडक्शन के, तो आपका यही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होने लगेगा। यही चीज देखो हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ में बनाई भी है कि स्टार्टिंग में ये डिक्रीज होगा। ये देख लो, ये स्टार्टिंग में डिक्रीज हो रहा है, फिर मिनिमम पे जाकर के इंक्रीज होना स्टार्ट हो जा रहा है। और ये सिंपली किस वजह से है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हमने जस्ट इसका रिवर्स बताया था एवरेज प्रोडक्ट में। हमने बताया था कि वो स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा, फिर मैक्सिमम पे जाके डिक्रीज करेगा। तो वो इंक्रीज क्यों करता है? ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न। और डिक्रीज क्यों करता है? ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न। वही लॉ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, बस क्योंकि ये कॉस्ट है तो जस्ट उसका रिवर्स होगा प्रोडक्शन का। तो कॉस्ट में क्या होगा कि स्टार्टिंग में ये डिक्रीज होगा जब तक हम 0 टू नॉर्मल कैपेसिटी की तरफ जा रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न। फिर मिनिमम पे जाके ये इंक्रीज करने लगेगा और इंक्रीज होगा ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न। क्लियर?
अब अगर मैं एवरेज कॉस्ट की बात करें तो नो डाउट ये इन दोनों का एडिशन होगा। अगर एवरेज कॉस्ट का कैलकुलेशन पूछे तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, एएफसी प्लस एवीसी। क्लियर। तो अगर हम एएफसी की बात करें तो इसका हमने ग्राफ बता दिया, एवीसी का ग्राफ बता दिया। अब देखो अगर हम एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करें या एवरेज कॉस्ट की बात करें तो हमने क्या बनाया है कि ये भी स्टार्टिंग में डिक्रीज करेगा, फिर मिनिमम पे जाएगा, फिर इंक्रीज करेगा। बट कैसे करेगा ये देखते हैं। यहां से देखो ग्राफ से ही समझा दे रहे हैं कि स्टार्टिंग में तुम्हारा एटीसी फॉल करा है। क्यों? क्योंकि एवीसी भी फॉल करा है और एएफसी भी फॉल करा है। और क्योंकि एवरेज कॉस्ट हम किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो क्योंकि ये दोनों फॉल कर रहा है तो हमारा एवरेज कॉस्ट भी फॉल करेगा। ठीक है। देन हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये देखो यहां इंक्रीज होने लग गया, तब भी हम इसको डिक्रीज ही कर रहे हैं एंड हमारा एएफसी डिक्रीज कर रहा है। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो क्या रहा है कि हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है, बट हमारा एवरेज कॉस्ट भी डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डिक्रीज है एवरेज टोटल कॉस्ट में वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेज आएगा जहां देखो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अभी भी इंक्रीज कर रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट अभी भी डिक्रीज कर रहा है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जो इंक्रीज है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली किससे, एवरेज फिक्स कॉस्ट से। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा हमारा ये जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो पर यूनिट जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में ज्यादा चेंज आएगा कंपैरेटिवली एवरेज फिक्स कॉस्ट से। तो इसका जो राइज हो रहा है एवीसी में जो राइज हो रहा है वो ऑफसेट कर देगा किसके डिक्रीज को, एएफसी को, एंड उसकी हेल्प से एवरेज कॉस्ट भी हमारा इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करें तो ये स्टार्टिंग में डिक्रीज करता है, फिर मिनिमम पे जाकर के इंक्रीज करता है। बट क्योंकि इसका रिलेशन हमें बताना था विद एवीसी एंड एएफसी तो हमने बताया कि स्टार्टिंग में ये डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि एवीसी और एएफसी भी डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद एवीसी बढ़ रहा है बट क्योंकि एएफसी घट रहा है इसीलिए एटीसी भी घटेगा। और इसका रीजन सिर्फ इतना है कि इस केस में ना एवीसी में जो इंक्रीज है वो कम है कंपैरेटिवली एएफसी से। फिर एक स्टेज आएगा जहां एवीसी का जो इंक्रीज है वो ऑफसेट कर देगा एएफसी के डिक्रीज को एंड इसकी वजह से हमारा एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगेगा। क्लियर। तो अगर देखा जाए एवीसी का जो हमारा शेप है और एटीसी का जो शेप है वो किस तरह का है, यू शेप, है ना। तो एग्जाम में अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा एटीसी या एवीसी के शेप के बारे में तो सिंपली हो जाएगा यू शेप। बट क्या एएफसी यू शेप का होता है? नहीं, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा बट कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा क्योंकि एएफसी कभी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता। भाई ये कॉस्ट तो आपकी 25,000 फिक्स है ना, तो ये कभी जीरो नहीं होगी। जब ये जीरो नहीं होगी तो एएफसी जीरो नहीं होगा। ठीक है। तो अगर हम लोग एवरेज कॉस्ट की बात करें तो सिंपल है, एवरेज कॉस्ट ये डिक्रीज करेगा स्टार्टिंग में, फिर मिनिमम पे जाके इंक्रीज करेगा। एंड ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो ये स्टार्टिंग में डिक्रीज करता है ये होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर ये मिनिमम पे जाएगा और फिर ये इंक्रीज करेगा ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न। क्लियर। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा कि यहाँ पे भी इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। बट क्योंकि प्रोडक्शन और कॉस्ट में इतना डिफरेंस है, मतलब प्रोडक्शन अगर आपका सही हो रहा है तो वो इंक्रीज होगा, ज्यादा से ज्यादा आप आउटपुट बना पाओगे, पर जितना ज्यादा आउटपुट बनाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपका खर्चा भी आएगा। तो जो रिलेशन हमने टीपी एमपी एपी में देखा था, मतलब उनके ग्राफ में देखा था, उसी तरीके से कॉस्ट में भी सारी चीजें चलेंगी, बस जस्ट रिवर्स चलेंगी। ठीक है। तो अगर हम लोग एवरेज कॉस्ट की बात करें या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो आप सबको लर्न हो गया होगा कि स्टार्टिंग में डिक्रीज करेगा फिर मिनिमम पे जाकर के इंक्रीज करेगा, और ये होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न। क्लियर। होपफुली ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट। अब चलो डिस्कशन कर लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट पे। देखो अगर मार्जिनल टर्म की बात करें तो हमने तो पहले भी बताया कि मार्जिनल टर्म का मतलब होता है एडिशनल। किसकी बात कर रहे हैं? एडिशनल कॉस्ट की। कि अगर हमने एक फर्दर लेबर, जैसे मान लो लेबर ही हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, हमने फर्स्ट लेबर को यूज किया, फिर जैसे ही सेकेंड लेबर को इन्वॉल्व किया प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी वजह से जो हमारा एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज हुआ
उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि फर्स्ट लेबर पे मेरा टोटल कॉस्ट है लेट से 100 रुपीज का, देन सेकेंड पे 120 का, तो ये जो 20 रुपीज आपका इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एन एडिशनल लेबर, इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट, कि ये एडिशनल खर्चा एक एडिशनल लेबर या वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने की वजह से अराइज हो रही है। तो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, और टीसीएन माइनस 1। यही फॉर्मूला हमने मार्जिनल प्रोडक्ट में भी बताया था और यही फॉर्मूला हमने मार्जिनल कॉस्ट में भी बता दिया है ना। देख लो, चेंज इन टोटल कॉस्ट में जो चेंज हुआ उसको कंसिडर किया और जो क्वांटिटी में चेंज हुआ उसको कंसिडर किया, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। क्लियर। अब अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट का भी सिंपली यहां आपको जो चेंजेस देखना है ना, वो देखना होगा एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जैसा हमने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में बताया था ना, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या बताया था, वहां ये बताया था कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो स्टार्टिंग में इंक्रीज करता है, फिर मैक्सिमम पे जाके डिक्रीज करता है, बताया था ना। बस उसका रिवर्स होगा फॉर मार्जिनल कॉस्ट, ये पहले डिक्रीज होगा फिर मिनिमम पे जाके इंक्रीज होगा। क्लियर। इसीलिए हमने पहले भी बोला था कि अगर टीपी एमपी एपी बहुत अच्छे से समझ लिया तो आगे के टॉपिक्स में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो ये पहले डिक्रीज करता है, फिर मिनिमम पे जाता है एंड देन इंक्रीज करता है। क्लियर। जब ये डिक्रीज कर रहा है तो ये किसकी वजह से कर रहा है, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न, और जब इंक्रीज कर रहा है तो ये कर रहा है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न। ऐसा ही ना होता है भाई, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, स्टार्टिंग में यही होता है कि जब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ना, तो पर यूनिट जो हमारी कॉस्ट आती है, जो एडिशनल कॉस्ट आती है, वो कम आती है, फिर धीरे 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 वो मिनिमम पे जाती है, एंड फर्दर जब आप अपना आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो ये जो खर्चा है ना एडिशनल यूनिट पे, वो बढ़ता जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख भी दिया कि स्टार्टिंग में हमारी मार्जिनल कॉस्ट फॉल करती है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न, देन मिनिमम पे जाती है और फिर इंक्रीज करती है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न। तो ये याद रखना कि अगर हमने मार्जिनल प्रोडक्ट याद किया है कि ये इसका ग्राफ कैसे बनता है, जस्ट इसका रिवर्स बनेगा मार्जिनल कॉस्ट में। सेम चीज हमने एवरेज प्रोडक्ट एंड एवरेज कॉस्ट में भी बताई थी। क्लियर। तो होपफुली ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछता है कि एसी एंड एमसी का क्या रिलेशन है। अगर आपको रिलेशनशिप याद है एपीएमपी का, तो एसीएमसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला रिलेशन होता है कि जब तक एसी डिक्रीज करता है तब तक मार्जिनल कॉस्ट कम होता है एवरेज कॉस्ट से। जैसे ही एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे जाता है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है, और जैसे ही एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करता है, मार्जिनल कॉस्ट बड़ा हो जाता है किससे, या मार्जिनल कॉस्ट की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी किससे, कंपैरेटिवली एवरेज कॉस्ट से। यही चीज याद है हमने एपीएमपी के रिलेशन में भी बताई थी। हमने बताया था कि जब तक एपी इंक्रीज करता है तब तक एमपी एपी से बड़ा होता है। देख लो, वही चीज तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है ना, कि जब तक एसी इंक्रीज कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होगा किससे, एवरेज कॉस्ट से। यही सेम चीज हमने एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में भी बताई थी। तो सिंपल है इसका रिलेशन में बस आपको यही 3 पॉइंट याद रखना है कि जब तक एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करता है तब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होता है। जैसे ही एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे जाएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करेगा मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होगा किससे, या मोर होगा किससे, एवरेज कॉस्ट से। तो एग्जाम में ना ये रिलेशन पूछता है। एग्जाम में अगर आप देखोगे तो टीसीएमसी का या टीसीएसी का रिलेशन नहीं पूछता है। एग्जाम में जो रेलेवेंट पॉइंट है वो है मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट का। ठीक। और एक और पॉइंट जो एग्जाम में हमेशा पूछता है कि एएफसी का, एबीसी, एटीसी और मार्जिनल कॉस्ट, इनका ना शेप पूछता है एग्जाम में। तो एएफसी तो हमने बताया था कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बाकी एबीसी, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब यू शेप ही होते हैं। ठीक है।
हमने देखो एवरेज कॉस्ट का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट, तीनों का ही ग्राफ बताया है कि कैसे बनता है। और तीनों के ही ग्राफ देखोगे ना तो पहले फॉल करता है, फिर मिनिमम पे जाकर के राइज करता है। तो जब ये फॉल कर रहा है फिर मिनिमम पे जाके राइज कर रहा है, तो नो डाउट ये क्या शेप होगा, यू शेप होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी रिलेवेंट है, तो ये भी प्लीज याद कर लेना। क्लियर। अब देखो हमने टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट रन में किस तरह से वर्क करता है वो तो बता दिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि लॉन्ग रन में ये किस तरह से काम करता है। अब देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की भी बात करें तो यहाँ पे भी हम किसका रिलेशन देख रहे हैं, नो डाउट आउटपुट का रिलेशन देख रहे हैं इनपुट के साथ। बट किस तरह का इनपुट है ये, जो लॉन्ग रन में हमारा इनपुट है, दैट इज जहां सारे के सारे फैक्टर्स क्या है, वेरिएबल है। आप जितने लैंड चाहो परचेज कर सकते हो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, पहली चीज। ठीक है। अब अगर मैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व देखना है तो यहां हमें यूज करना पड़ता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को। क्यों, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है या फिर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, यहां हमने उनको नाम दिया प्लांट कर्व का। हम ये कह रहे हैं कि लॉन्ग रन में तो हम जितने भी लैंड चाहें, जितने भी प्लांट चाहें इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उससे अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए देखो हमने आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ भी बना दिया है। ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, और ये जो हमने ड्रॉ किया है ये सारे के सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, जिसकी हेल्प से हमने फाइनली ये रेड कलर का जो ड्राफ्ट किया यू शेप, ये है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। जब भी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करते हैं तो ये बेसिकली कैसे बनता है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की हेल्प से बनता है। क्योंकि सिंपली हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हमारे लिए प्लांट कर्व है, तो जितने भी आप प्लांट चाहो इंप्लीमेंट कर सकते हो, किसके लिए, लॉन्ग रन में। आप जितने भी प्लांट चाहो परचेज करके इंप्लीमेंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो और उससे फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हो। क्लियर। बहुत ज्यादा देखो डिटेल में ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट, अगेन अगर हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और फिर फर्दर बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये टॉपिक करना प्रेफर नहीं करेंगे। तो जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, जितना आपके लिए रेलेवेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो अगर हम लोग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात करें तो दो चीज याद रखना। पहला तो यहाँ पे भी हम लोग रिलेशन देखते हैं आउटपुट का, बट किसके साथ रिलेशन देखते हैं, लॉन्ग रन इनपुट के साथ। और लॉन्ग रन इनपुट का मतलब क्या है कि जहां सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। दूसरी चीज, जब भी हम लॉन्ग रन में कैलकुलेशन करते हैं तो वहां हमें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की जरूरत होती है। तो हमने क्या किया, बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यूज किए, क्योंकि हम उसको प्लांट कर्व मान रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि हमने 1 2 3 4 5 6 प्लांट परचेज किया है और उसकी हेल्प से हम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लियर। अब अगर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करें तो ये भी देखो क्या है, यू शेप्ड है ना। बट ये क्या ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होगा, नो, ये होगा ड्यू टू रिटर्न टू स्केल। क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग रन में रन कर रहा है और लॉन्ग रन के लिए हमने जो बताया था कॉन्सेप्ट वो था रिटर्न टू स्केल। क्लियर। तो जो अगर हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करें तो ये स्टार्टिंग में डिक्रीज कर रहा है, देन ये इंक्रीज कर रहा है ना। अपने मिनिमम पे जाके ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये डिक्रीज क्यों कर रहा है, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और ये इंक्रीज क्यों कर रहा है, ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, है ना। यही तो कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा लॉन्ग रन में कॉस्ट कर्व डिक्रीज कर रहा है तो किसकी वजह से कर रहा होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्योंकि हमें पता है कि स्टार्टिंग में हम ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज का और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बना पाएंगे। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में तो यही था ना कि अगर आपने इनपुट 100% लगाया तो आपका आउटपुट कितना हो जाएगा, 120%। तो उस केस में जो आपकी कॉस्ट आएगी कंपैरेटिवली वो क्या आएगी, कम आएगी। क्लियर। तो ये डिक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड इंक्रीज करेगा ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ये पॉइंट तो होपफुली सबको क्लियर होगा। अच्छा, एक और पॉइंट जो यहां से देख लो कि अगर हम एलएसी की बात करें तो एलएसी कर्व एसएससी कर्व की हेल्प से बनता है। बट कैसे, जब एसएससी कर्व फॉल कर रहा है तो ये उसको टच करता है और जब ये इंक्रीज कर रहा है तो ये उसको टच करता है। मतलब ये टैंजेंट होता है टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है। देख लो इसके मिनिमम, ये जो मिनिमम पॉइंट है इससे टच नहीं करेगा, फॉलिंग या राइजिंग पॉइंट से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ड्राफ्ट होता है। क्लियर। तो एक पॉइंट याद रखना कि अगर हम लोग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करें तो ये टैंजेंट होता है
टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। जब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का फॉल कर रहा है तब उसको टच करता है, जब राइज कर रहा है तो उस पॉइंट को टच करता है, तो बेसिकली ये टेंजेंट हो जाएगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की। क्लियर? अच्छा, एक और पॉइंट की लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करें तो इसको हम एनवेलप कर्व या प्लानिंग कर्व के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम ये प्लान करते हैं ना कि हमें कितने प्लांट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्लांट्स लगाएंगे सो दैट अ मैक्सिमम आउटपुट को जनरेट कर पाए। क्लियर? तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की भी बात करें तो नो डाउट ये भी किस तरह से बनता है, यू शेप्ड बनता है, और इसका यू शेप बनने का रीजन क्या है, रिटर्न टू स्केल। ये फॉल करता है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड राइज करता है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। क्लियर? बस यही सारे पॉइंट्स रेलेवेंट थे रिलेटेड टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। होपफुली सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हुए होंगे। अब देखना इसके बियॉन्ड कोई भी एमसीक्यूज एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो जितनी हमने नोटिंग की है जो भी आपको रेलेवेंट लग रहा है उसको प्लीज कहीं नोट डाउन कर लेना। एग्जाम टाइम में सिर्फ इतना ही रिविजन करके जाना भी होता है, बाकी जितना कंटेंट लिखा रहता है नोट्स में वो चीजें वैसे भी रेलेवेंट नहीं होती। अगर ये सारे पॉइंट्स आप रिटेन करके रखोगे तो एमसीक्यूज बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अब यहाँ देखो हमारा प्रोडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, जहां हमने शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन पे डिटेल डिस्कशन कर लिया, रिलेशनशिप बता दिया, किस तरीके से उसका शेप होगा ग्राफ का वो भी डिस्कस कर लिया है, और फॉर्मूलाज भी डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग का डिस्कशन सिर्फ ड्यू रह जाएगा रिलेटेड टू रेवेन्यू टॉपिक, दैट इज टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, एंड ना हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे मार्केट से रिलेटेड कि मार्केट में शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में वो क्या अर्न कर सकते हैं। जो मार्केट है लाइक फॉर्म्स ऑफ मार्केट में जो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, उसमें हमें ये देखना होता है ना कि वो शॉर्ट रन में क्या अर्न कर सकते हैं, लॉन्ग रन में क्या अर्न कर सकते हैं, कब वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कब वो लॉस अर्न कर सकते हैं, तो उस पर भी डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, बट आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही एंड होता है। अगर इस टॉपिक में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड प्लीज इसकी कहीं नोटिंग कर लेना सो दैट एग्जाम टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ इतना ही आपको रिवाइज करके जाना होगा। अब अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की फॉर इनकॉम एंट्रेंस एग्जाम ये प्लीज कवर कर लेना एग्जाम के पहले, क्योंकि ये सारे क्लासेस जो इसमें हम अपलोड कर रहे हैं वो बहुत रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।